So efficiency approach of the WIT. We are going to explore its focus, its merits, its demerits, or any policy implications if it had any. सबसे पहले तो इसका फोकस जो था, एफिशिएंसी अप्रोच प्राइमरीली इस चीज पे थी, यानी यूं समझ लें कि विमेन को एम्पावर करना है। अब जरा पिछले क्वेश्चन से निकलें और जरा विजुअलाइज करने की कोशिश करें सिचुएशन को। ग्लोबल लेवल पे विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, जिस वजह से हम इसको कहते हैं जेंडर एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल लेवल पे विमेन की एम्पावरमेंट की बात हो रही है। हमारे पास ऐसा लिटरेचर आ चुका है जिसने जो एग्जिस्टिंग थेरीज थी अबाउट मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट उनको रद्द किया, उनको निगेट किया कि एनी मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एनी मॉडल्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो किसी भी किस्म की डेवलपमेंट है, दे आर नॉट इनफ व्हेन इट कम्स टू वुमेन। औरत को अगर आपने एम्पावर करना है तो उनके लिए स्पेसिफिक पॉलिसीज चाहिए, उनके लिए स्पेसिफिक जो है वो स्टेप्स चाहिए स्टेट के लेवल पे, और स्पेसिफिक प्रोग्राम्स चाहिए जिससे औरत एम्पावर हो सके। तो कुछ ने कहा कि उनको उनकी नीड्स दी पूरी की जाएं, रोटी कपड़ा और मकान, वो जो जिनको हम कहते हैं कि बेसिक नीड्स उनकी पूरी की जाएं। कुछ अप्रोचेस ने कहा कि उनकी स्ट्रेटेजिक नीड्स पूरी की जाएं, उनको एजुकेट किया जाए, उनको पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन दी जाए। इन्हीं जो अप्रोचेस में से एक अप्रोच ने फिर कहा कि किसी तरह हम उनको उनका जो रोल है या उनकी जो प्रेजेंटेशन, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है मार्केट में, उसको एफिशिएंट बनाएं। सो ऑल सॉर्ट ऑफ दोज पॉलिसीज जिससे वो इकोनॉमी के लिए भी कुछ कर सकें, जिससे वो अपने लिए भी कुछ कर सकें, अपनी फैमिलीज के लिए भी कुछ कुछ कर सकें, एम्पावर हो सकें। तो एफिशिएंसी अप्रोच का बेसिक मैसेज तो ये समझ लें कि इट बिलीव्ड इन सच पॉलिसीज के जिससे वो एक एफिशिएंट पार्ट बन सकें सोसाइटी का, एम्पावर जो उनको करना है। तो इन्होंने क्या कहा कि डेवलपमेंट अगर आपको चाहिए तो सिर्फ ये नहीं कि औरत को आप सिलाई मशीन पकड़ा दो। स्मॉल स्केल जो वर्क है, जो बहुत लोकल लेवल के बिजनेसेस हैं, जो स्मॉल साइज्ड बिजनेसेस हैं, दे आर नॉट इनफ। उनसे ओवरऑल ना तो इकोनॉमी के ऊपर कोई बड़ा इम्पैक्ट होगा, ना उनकी अपनी कंडीशंस के ऊपर कोई बड़ा इम्पैक्ट होगा। सिलाई मशीन से कभी भी वो एक डिसेंट लाइफस्टाइल नहीं जो है वो अपना सकती। तो एफिशिएंसी का तकाजा ये है कि उनको इस तरह के बिजनेसेस में या इस तरह के वर्क में एंगेज किया जाए कि दे कैन एक्चुअली डू समथिंग इन्फ्लुएंशियल। सो उनका जो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उनको हार्नेस कैसे करना है। एफिशिएंट हार्नेसिंग ऑफ वुमेन्स कंट्रीब्यूशन लीड टू डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट किस चीज का नाम है? उनकी एफिशिएंट हार्नेसिंग। पहला पॉइंट तो ये हो गया, नाम भी यही है, एफिशिएंसी अप्रोच। दिस सीक्स टू मीट द प्रैक्टिकल नीड्स ऑफ वुमेन। दूसरी बात यह है कि ये औरत की प्रैक्टिकल नीड्स चाहता है, प्रैक्टिकल नीड्स पूरी करने की कोशिश करता है औरत की। दूसरा, ये अगेन जो ये अप्रोच है, ये न्यो लिबरलिज्म की बिलीवर है। जो ये अप्रोच है न्यो लिबरलिज्म की बिलीवर कैसे है? मैंने आपको बताया था कि जो विड अप्रोच है ये तो उसकी एक सब ब्रांच कह लें। वेड अप्रोच एसेंशियली कैपिटलिज्म पे बिलीव करती थी। तो कैपिटलिज्म या न्योलिबरलिज्म बात एक ही है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जिस भी तरह से अचीव हो सकती है वेमेन से वो काम करवाए जाए। फिर उनकी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अगर आप इंश्योर कर सकते हैं, ये अप्रोच ये कहती है कि अगर उनको उनका इकोनॉमिक रोल, ये बड़ी समझने की बात है कि विमेन का जो इकोनॉमिक रोल है वो अगर आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एफिशिएंटली आप हार्नेस कर सकते हैं उनका रोल या उनकी कंट्रीब्यूशन, तो
इसी का तो मतलब इक्विटी है। क्या मतलब हुआ कि इक्विटी का तो तकाजा ये है कि अगर आप इकॉनमी में उनको एफिशिएंट कर सकें, अगर आप उनको इकॉनमी में एफिशिएंट कर सकें तो इसका मतलब यही है कि ऑटोमेटिकली आप उनकी वो नीड्स पूरी करने जा रहे हैं कि जिससे वो ट्रू सेंस में एम्पावर हो सकती हैं। सो एफिशिएंसी अप्रोच says that their increased economic participation is equity। इक्विटी है ये कि उनको इकॉनमी मिले हैं। उसके बाद हमारे पास आती है एम्पावरमेंट अप्रोच। एम्पावरमेंट अप्रोच का 1975 में और 1980s में इसकी भी इमर्जेंस हुई। इसका फोकस क्या है? सेल्फ रिलायंस। तब जरूरी नहीं है कि ये सारी पॉलिसीज आपस में बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हों, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स हैं इनमें। ऑलमोस्ट ऑल पॉलिसीज में अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो सभी का यही है ना कि औरत को एम्पावर करना है। तो इनका भी ये एक टारगेट था एम्पावरमेंट अप्रोच का, कि एम्पावरमेंट का तो मतलब ही यही है कि वो सेल्फ रिलायंट हो। अगर वो स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट हैं फॉर सम सर्विसेज, चंदा देना है उनको, उनको कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स लॉन्च करके दे देने हैं, तो उनकी ये डिपेंडेंसी तो खत्म ना हुई। आज स्टेट हाथ पीछे खींच ले तो वुमेन जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, एम्पावर नहीं हो सकती। तो ये चीजें आपस में बड़ी टेक्निकली लिंक्ड हैं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये कॉन्सेप्ट या ये अंडरस्टैंडिंग कि औरत की एम्पावरमेंट अगर आप चाहते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज जो आपने खत्म करनी है वो डिपेंडेंसी खत्म करनी है। चाहे वो स्टेट पे है, चाहे अपने हस्बैंड पे है, चाहे IMF वर्ल्ड बैंक पे है, कोई भी ऐसी अप्रोच या कोई भी ऐसी टेंडेंसी या चीज जो आप भले ही अच्छी नियत से लॉन्च कर रहे हो कि औरत ने एम्पावर होना है, लेकिन आप बना तो उसको डिपेंडेंट रहे। आपका एक काम है, वो है उनको एजुकेशन दें, और दूसरा काम है कि उनको लीगल प्रोटेक्शन दें। उसके बाद वो भी इक्वल ह्यूमन बीइंग है, उनको अपनी अपॉर्चुनिटीज जब आपने एजुकेशन उनको दे दी, या उनके खिलाफ स्ट्रक्चर्ड जो बैरियर्स हैं या डिस्क्रिमिनेशंस हैं जब उनको खत्म कर दिया, तो वो खुद एम्पावर हो जाएंगी। ऐसी कोई भी पॉलिसीज जिससे वो सेल्फ सफिशिएंट सफिशिएंट हो, सेल्फ रिलायंट हो, दिस इज ट्रू एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट अप्रोच की ये बड़ी खूबसूरत बात थी। अपेरेंटली मतलब ये बातें मिली जुली लगती हैं, लेकिन इस चीज को समझे, बॉटम अप इंस्टेड ऑफ टॉप डाउन मोबिलाइजेशन। अब ये इक्विटी अप्रोच और एम्पावरमेंट अप्रोच में एक बड़ा ये अगेन फंडामेंटल डिफरेंस है। इक्विटी अप्रोच क्या कहती है कि जी औरत को उसके लिए ज्यादा काम किया जाए, ये वो, क्योंकि वो अंडर प्रिविलेज्ड है। बॉटम अप अप्रोच क्या है कि ये रेवोल्यूशन शुरू ही नीचे से हो। आप उनको जो है वो यूं समझ लें कि इस चीज की तरफ आने दें कि उनकी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो, डिपेंडेंसी ना रहे। अगर तो स्टेट अपना रोल ओवर स्ट्रेच कर रही है तो डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है। बॉटम अप अप्रोच है ये कि लेट देम रिक्लेम देयर फेट्स, उनको अपने ऑप्शंस खुद एक्सप्लोर करने दें, अपना जिधर वो जाना चाहती हैं खुद होने दें। असल इंपावरमेंट का मतलब ये है कि दे आर फ्री टू मेक देयर चॉइसेस। ये है एम्पावरमेंट। सेल्फ रिलायंस का मतलब ही है कि एक औरत जो मर्जी करना चाहती है उसको करने दें। असल तो इसने एक और मसले से भी पर्दा उठाया, और वो ये था कि औरत की एम्पावरमेंट में इशू ये नहीं है कि उसके लिए एज सच ये इशू भी है जरूर, लेकिन इस इशू की तरफ किसी की नजर नहीं जाती कि उसकी चॉइसेस बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं। अगर उसकी चॉइसेस लिमिटेड ना होती तो उसकी एम्पावरमेंट एज सच इशू ना होता। अगर आपने उसको चॉइसेस दी हैं, बॉटम अप अप्रोच का मतलब ये है, अरसलान अपना माइक म्यूट करें। बॉटम अप अप्रोच का मतलब ये है कि अगर आपने उसको चॉइसेस दी हैं तो फिर वो सेल्फ रिलायंट हो जाएंगी, वो अपनी अपने ऑप्शंस खुद एक्सप्लोर कर लेंगी। फिर स्ट्रेटेजिक नीड्स की बात करता है ये स्ट्रेटेजिक नीड्स की बात करता है। मैंने आपको कहा कि एजुकेशन स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो स्टेट को करना चाहिए। अगर आपने उनको एजुकेट कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो इस काबिल हो जाएंगी कि वो अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकें। तो ये स्टेज जो है वो स्ट्रेटेजिक नीड्स की बात करता है, ऐसी तमाम नीड्स औरत की पूरी करना जिससे वो
हकीकत में एम्पावर हो सके। मसलन आपने उसको एजुकेट कर दिया तो फिर खाना तो उसका मसला नहीं रहेगा। आप अगर उसको खाना दे रहे हैं तो ये प्रैक्टिकल नीड है। आप अगर उसको एजुकेशन दे रहे हैं तो प्रैक्टिकल नीड ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी और उसके साथ और बहुत कुछ अचीव हो जाएगा। सो ये एम्पावरमेंट अप्रोच स्ट्रेटेजिक नीड्स पूरी करने पे फोकस करता है। फिर ये मेल ओप्रेशन, इसने वायलेंस की भी बात की। एम्पावरमेंट अप्रोच यानी ये सिर्फ कोई ऐसी अप्रोचेस, यूं समझ लें कि लीगल एस्पेक्ट, लीगल प्रोटेक्शन। क्योंकि अगर आप एक तरफ उसको एजुकेट कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि अपने ऑप्शन एक्सप्लोर कर लो, और वो अपने ऑप्शन एक्सप्लोर करके मार्केट में आ गई है और उसकी एक मुंह की एक पूरी साइड सूजी हुई है, तो वायलेंस वाला जब इशू रिजॉल्व नहीं होना तो वो उस तरह से फिर अब जो है वो इम्पावर हो नहीं सकती। यानी ये एक पैरेलल बैरियर है। तो आपने ये वाले इश्यूज रिजॉल्व करने, उसको लीगल प्रोटेक्शन अगर आपने दे दी, ऑपरेशन सोसाइटी से खत्म कर दिया, तो फिर वो इम्पावर हो जाएगी। सो इम्पावरमेंट अप्रोच एक ऐसी अप्रोच थी जिसने इस ऑपरेशन, बाकियों को तो इस चीज से निकलने की तौफीक ही नहीं हो रही थी कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस किस तरह बेहतर करनी है, या उनके लिए को थोड़ी बहुत इनकम कैसे जनरेट करनी है, या उनको रोटी कैसे देनी है, उनकी हेल्थ। ये वो फिर पहली अप्रोच थी दैट टॉक्ड अबाउट द ऑपरेशन एज वेल। सो एम्पावरमेंट अप्रोच की एक ये बात थी। फिर इसने तमाम रोल्स एक्नॉलेज किए औरत के। ये वो पहली अप्रोच थी जिसने औरत के तमाम रोल्स एक्नॉलेज किए। कौन से? प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के बारे में तो सभी ने बात की कि आपकी जनरेशन भी वो बढ़ाएगी और इधर सोसाइटी में भी आ सकती है, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है या चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यूं समझ लें कि इस अप्रोच ने उनकी पॉलिटिक्स पे भी बात की कि पॉलिटिक्स में भी उनका शेयर है। तो अब वैसे तो फेमिनिस्ट जो लिटरेचर था वो पहले बात कर चुका था इनकी पॉलिटिक्स में आने की, लेकिन इस अप्रोच ने प्रैक्टिकली विमेन को कम्युनिटी का हिस्सा बनाया। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अब इसका मतलब क्या है? आप देखें, ये कराची में कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, या आप जब आप में से किसी का सोशियोलॉजी या जेंडर स्टडीज पहले सब्जेक्ट रहा हो, या आपने इस टॉपिक से कुछ पढ़ा होगा, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन होती क्या है? सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का कि आप कम्युनिटी को ट्रेन करें कि वो खुद एक्टिव पार्ट प्ले करके अपने इश्यूज खुद रिजॉल्व करे विदाउट इंटरवेंशन ऑफ स्टेट, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ स्टेट। तो उसमें भी तो औरत का रोल होना चाहिए। औरत का रोल सिर्फ इकोनॉमिक नेचर का नहीं है, या औरत का रोल सिर्फ बच्चे पैदा करने वाला नहीं है। कम्युनिटी के का भी वो एक हिस्सा है, मुआशरे का भी वो हिस्सा है, सोसाइटी का भी वो एक वाइटल लिंक है। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का जो उनका रोल है, वो इस अप्रोच ने रिकॉग्नाइज किया कि विमेन को भी इक्वली ट्रेन करना चाहिए अपने सोसाइटी में। जो मिलजुल के, मतलब मोहल्ले में कोई मसला हो गया, कोई सफाई का मसला है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी लेके आनी है, कोई मसला है मोहल्ले का, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, कोई और इश्यूज हैं, तो कम्युनिटी मिलके जो कुछ कर सकती है उसमें औरत भी अपना रोल प्ले कर सकती है। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ये वो तीसरा इंपॉर्टेंट रोल था जो पिछली अप्रोचेस ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था और इस अप्रोच ने रिकॉग्नाइज किया। उसके अलावा इस अप्रोच का जो फोकस था वो ये भी था कि औरत इस वजह से इंपावर नहीं है क्योंकि उसको पता ही नहीं है उसके इश्यूज क्या हैं। औरत इस वजह से इंपावर नहीं हो पा रही क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि हाउ टू डिफेंड हर राइट्स, डिफेंड हर राइट्स, हाउ टू क्लेम हर राइट्स। औरत को सबसे पहले बताना कि उसके राइट्स क्या हैं, फिर उसको ऑप्शंस दिखाना। तो ये इस अप्रोच ने एक लिंक बनने की कोशिश की, औरत को एजुकेट करने की कोशिश की, उनकी कॉन्शियस रेजिंग की कोशिश की, उनको बताने, उनको अवेयरनेस देने की कोशिश की, उनको एक सेंस देने की कोशिश की कि आपके ये इश्यूज हैं, ये इश्यूज इस वजह से हैं, आपके इन इश्यूज से आपकी लाइफ इस तरह अफेक्ट होगी। अगर आप इतने बच्चे पैदा करेंगी आपकी लाइफ इस तरह अफेक्ट होगी। अगर आप घर में महदूद रहेंगी तो आपके ऊपर साइकोलॉजिकल बर्डन्स ये होंगे।
अगर आप बाहर जाके काम करती हैं तो ये फायदे होंगे, साथ ये नुकसान होंगे। अगर आपके खिलाफ वायलेंस हो रही है तो आप इसको इस तरह डील कर सकती हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहती हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है। सो मल्टीपल चीजें हैं जिसके बारे में अवेयरनेस की जरूरत थी एक औरत को, घर में बैठी हुई औरत को। जब तक वो एक्सपोज ही नहीं हो रही थी ऐसे लिटरेचर से कि जिससे उसको अवेयरनेस आती, ये बड़ा जरूरी था, उसको पता ही नहीं था कि कैसे एम्पावर होना है। एम्पावरमेंट है किस चिड़िया का नाम। सो इफ यू वांट टू ट्रूली एम्पावर वुमेन, सबसे पहले उनको बताओ तो सही कि उनके इश्यूज क्या हैं और वो उनको डिफेंड किस तरह कर सकती हैं। सो इसने कॉन्शियस रेजिंग की कोशिश की। तो ये सारी अप्रोचेस थी विड के अंडर, विमेन इन डेवलपमेंट, इसके अंडर अप्रोचेस क्या थी। अब इनके इसके ऊपर विड के ऊपर क्रिटिसिज्म। नाउ कम बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट। मैंने आपको पहले बताया विड एक ऐसी अप्रोच थी जो कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, एग्जिस्टिंग स्टेट इंस्टीट्यूशंस इनकी बिलीवर थी। इनके खिलाफ जंग नहीं चाहती थी। ये बिलीव रखती थी कि औरत के हालात रियासत के एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस ही ठीक कर सकते हैं और इसके लिए हमें कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स नहीं चाहिए। तो फिर अब जरा इमेजिन करें कि इनके ऊपर क्रिटिसिज्म किस तरफ से आया होगा। मार्क्सिस्ट की तरफ से इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आया होगा, लैटिन अमेरिकन स्टेट्स की तरफ से आया होगा, ब्लैक विमेन की तरफ से आया होगा, जो कॉलोनीज थी जिनको ये लोग जो कि औरत के हकूक की बात कर रहे थे, जो डेवलप्ड स्टेट्स थी जो दबा के बैठी हुई थी। ये वही टाइम्स हैं जब अभी तक बहुत से ममालिक अंडर इंपीरियल क्लचेस थे, कॉलोनाइजेशन का दौर था। तो किन किन सर्कल्स से किस किस किस्म का क्रिटिसिज्म आया होगा, अब आप इमेजिन करना आपके लिए आसान हो गया। तो क्या था विड जो है, इसकी पहली गलती, भाग के औरत की तरफ तो इसने बात कर दी। मर्द के जहन में क्या चीज लेके आनी है, मर्द को क्या समझाना है, अल्टीमेटली दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी and their cooperation is the only the most effective final fundamental and basic way और the basic reality of the society। सिर्फ कोऑपरेशन ही ऐसा तरीका है जिससे हकीकी मानों में आप औरत को एम्पावर कर सकते हैं। आप औरत को अगर ये सिखा रहे हैं कि जी अच्छा, अगर तुम्हारा मर्द मारे तो तुम इस नंबर पे कांटेक्ट करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका एक नुकसान क्या हो रहा है कि आप उनको एक दूसरे से मुतनफिर कर रहे हैं। जहां औरत को आप वो ऑप्शन दिखा रहे हैं, वहां पे आपको आपको मर्द से भी बात करनी है कि भाईजान ये ऑप्शंस औरत के पास हैं, लेकिन वो इन ऑप्शंस की तरफ ना जाए। वो लीगल प्रोटेक्शंस की तरफ, वो जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तरफ, वो लॉ की तरफ वो उनको इन्वोक ना करे। सबसे अच्छा तो ये है कि आपके दरमियान जो कनेक्शन है वो इस तरह होना चाहिए और इस तरह रहे। सो सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स की तरह इस अप्रोच ने लिया कि विमेन आर वेरी सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स। विड ने ये बिलीव किया कि मर्द औरत का बिल्कुल दुश्मन है, औरत मर्द की दुश्मन है, दोनों दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं है। लग तो यही रहा था कि अपेरेंटली कि ये अब ये अप्रोच सिर्फ औरत के बारे में बात कर रही है। सिर्फ औरत के बारे में बात करके भी आप ये मसला हल नहीं कर सकते, आपने दोनों को कोऑपरेशन की तरफ लेके आना है अल्टीमेटली। सो ये अप्रोच इसका ये फ्लॉट था कि आपने साथ साथ ओवरऑल कल्चर पे काम करना है, मर्द पे भी काम करना है, मर्द की ट्रेनिंग पे भी काम करना है, ओवरऑल सोसाइटी में जो एग्जिस्ट कर रहा है, स्टेट में जो एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत सारे इशूज हैं। कंसीडरिंग women isolated from social structures, ये पॉइंट के इस अप्रोच में कल्चर को लेके तो कोई बात ही नहीं हुई। मैंने आपको बताया कि चूंकि ये एग्जिस्टिंग कल्चर, एग्जिस्टिंग स्टेट इंस्टीट्यूशन, इनके खिलाफ बात नहीं की इस अप्रोच ने, ये बाद में आगे बात हुई। तो इस अप्रोच ने जो कल्चर था, सोशल स्ट्रक्चर्स जो थे, उससे विमेन को आइसोलेटेड समझा। हालांकि होना तो ये चाहिए था
कि जिस जिस सोसाइटी में औरत एग्जिस्ट कर रही थी, ये ऐसी अप्रोचेस लेके आती जो उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग उनको पता होता है कि यहाँ की औरत के लिए हम कोई स्पेसिफिक ये पॉलिसीज लेके आएंगे तो वो एम्पावर होगी, ये पॉलिसीज हमें नहीं लेके आनी क्योंकि ये इस सोसाइटी के कल्चर के अगेंस्ट है। तो कल्चरल सोशल स्ट्रक्चर्स से औरत को आइसोलेटेड समझा इस अप्रोच ने, एक ये इसका मसला था। टू मच एम्फसिस ऑन रोल्स रादर देन पावर रिलेशंस। ऐसा भी हो सकता है कि औरत को इजाजत हो काम करने की, लेकिन घर बैठा वेला मर्द स्टिल हुक्मरान हो घर का। तो असल मसला, ठीक है, उनकी सेग्रीगेशन का होगा, उनकी सबऑर्डिनेशन का होगा कि औरत जो है वो मर्द के सबऑर्डिनेट है, लेकिन उसके साथ साथ इस चीज को एक्सप्लोर करने की जरूरत थी कि क्या अगर आप उनको इकोनॉमिकली एम्पावर कर दें तो घर में उनकी जो है वो सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी या अभी भी वो मर्द की गुलामी में रहेंगी। सो जो पावर इम्बैलेंस था, जो पावर रिलेशंस था, इसके ऊपर इस अप्रोच ने फोकस नहीं किया। ये अब जो चीजें मैं आपको, ये जो क्रिटिसिज्म बता रहा हूँ, ये यूं समझ लें कि इस सब्जेक्ट के अंदर घुसने के बाद ये चीजें सामने आई हैं। बुक्स में आपको इतनी आसानी से ये चीजें, ये इतने बारीक बीनी से ये मिलेंगी नहीं। तो हो सकता है आप इनसे बोर भी हो जाएं, लेकिन यहाँ पे जो जिन चीजों की गुंजाइश निकलती है वो यही है। इस अप्रोच ने पावर रिलेशंस पे बात नहीं की है, सिर्फ रोल्स पे बात करी की है, औरत ये काम करें मर्द ये काम करें, या औरत के रोल्स को आप एक्सटेंड कर दें, घर से निकाल के उसको बाहर भी ले आए। बाहर ला के भी मामला हल क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? क्योंकि आपने पावर इम्बैलेंस का तो सोचा ही नहीं कि घर बैठा हुआ वेला कोई लूला लंगड़ा मर्द भी जो है वो भी हो सकता है। मुआशरा ऐसा हो कि अभी भी हुक्म हुक्म उसका चलता हो, बेशक औरत को अपनी इकोनॉमिकली एम्पावर कर भी दी। सो टू मच एम्फोसिस ऑन रोल्स rather than power relations or power imbalance. फिर एक ये इसमें भी प्रॉब्लम थी कि चूंकि ये एजेंडा डेवलप्ड वर्ल्ड की तरफ से आया था और ये लिटरेचर भी डेवलप्ड वर्ल्ड से इमर्ज हो रहा था, सो देवर ignorant to, if not completely blind to, the needs of women from other regions of the world. बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग उन्हें नहीं थी अबाउट द रोल ऑफ, अबाउट द नीड्स ऑफ वुमेन। उनको क्या लगता था कि नीड्स ऑफ वुमेन आर होमोजेनस। सो जो इसकी जो ये अंडरस्टैंडिंग थी वेड अप्रोच की कि दुनिया में जहाँ कहीं भी औरत है उसकी जरूरियात एक जैसी हैं। कंसेप्ट ऑफ नीड्स, होमोजेनस नीड्स ऑफ वुमेन, एक ये अप्रोच गलत थी। वुमेन की नीड्स कभी भी सोसाइटी टू सोसाइटी अगर हम चलें तो वो हमें होमोजेनस नहीं मिलेंगी। कुछ चीजें हैं जो उनकी बुनियादी जरूरत हैं, उससे आगे औरत की डिफरेंट जरूरियात हैं। मिसाल के तौर पे आप वेस्ट में चले जाएं तो वहां पे औरत को सब कुछ मिल चुका है सिवाय इज्जत के। औरत को वहां पे सब कुछ मिल चुका है सिवाय लॉयल्टी के। उनको कोई लॉयल मर्द मिले उनको एज ए पार्टनर, तो मतलब अब वहाँ की औरत, यहाँ की औरत के और मसले हैं। वहाँ की औरत आपको ये कहती हुई यूजली नहीं मिलेगी कि जी मुझे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, जी मुझे एजुकेशन नहीं मिल रही, जी मुझे मेरा हस्बैंड मारता है, ये चीजें मेरे खिलाफ वायलेंस हो रही है। शायद वहाँ की औरत आपको ये कहती हुई ना मिले, लेकिन ये है उस सोसाइटी की नीड्स जो डेवलप्ड वर्ल्ड है। यहाँ की औरत की क्या नीड्स हैं? वो कहेगी कि मुझे रोटी दे दो। उससे बढ़ के फिर मतलब कोई, ये तो एक स्टेट में आप कोई अगर 4 या 5 या 10 या 20 सूबे हैं तो, या शहर हैं तो, सिटी टू सिटी इवन फैमिली टू फैमिली औरत की नीड्स वेरी करती हैं। तो ये तो बात ही गलत है कि होमोजेनस कोई नीड्स हैं उनकी। तो एक इसकी ये बड़ी बड़ी फ्लॉड अजम्पशन थी जिसके ऊपर ये क्रिटिसिज्म है कि होमोजेनस नीड्स नहीं है वेमेन की। लास्ट इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये है कि इसने बायोलॉजिकल नीड्स जो विमेन की थी उनको इग्नोर किया, रिकॉग्नाइज किया कि जी विमेन प्रोडक्शन में बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। पहले किसी ने इस चीज का क्रेडिट विमेन को दिया ही नहीं है कि जी वो बच्चे पैदा कर रही हैं, आपकी अगली जनरेशन ट्रेन कर रही हैं, वो चाइल्ड चाइल्ड नर्चरिंग चाइल्ड रियरिंग का काम कर रही हैं, किया रिकॉग्नाइज, उनका इकोनॉमी में रोल किया रिकॉग्नाइज।
लेकिन अगर वो बच्चे पैदा कर रही हैं तो उनकी कुछ बायोलॉजिकल नीड्स भी होंगे, इस पे बात नहीं की इसने। तो इस अप्रोच का एक बड़ा सीरियस फेलियर था कि इसने जो है वो उनकी जो बेसिक नीड्स थी उनकी छुट्टी को लेके, तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आई कि मैटरनिटी लीव्स क्या हैं उनके, फॉर एग्जांपल उनके जो ब्रेस्ट कैंसर, इस तरह के जो इश्यूज हैं हेल्थ रिलेटेड, या अगर एक फीडिंग मदर्स जो हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, उनकी डाइट के लिए क्या करना चाहिए, या उनके 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 वर्क में किस किस्म का एनवायरनमेंट होना चाहिए, जो भी उनकी बियोलॉजिकल नीड्स थी उनके बारे में इसने कोई बात नहीं की। तो ये इसकी एक जो है वो इसका प्रॉब्लम था। ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म थे जो इनका हमने कंप्रिहेंसिवली देखा। अब ये पॉइंट्स आपको बोरिंग लग सकते हैं, ये पॉइंट्स आपको मुश्किल भी लग सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़ा बगौर, बड़ा क्लोज, बड़ा डीप मुशाहिदा करें तो इनमें छोटे छोटे डिफरेंसेस थे और छोटे छोटे ही इनके ऊपर क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स थे।